नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सफलता की ओर चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएससी ने अपने पिछले 15 साल में जो स्फीयर टॉपिक से पीवाईक्यूज पूछे हैं। स्फीयर से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इवन कुछ सालों में क्या हुआ है कि एक से ज्यादा या दो दो क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो रिलेटिवली क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा रहेंगे इस टॉपिक से, और इसी वजह से हो सकता है कि ये जो टॉपिक है हम 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करें। चले चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीसेंट टॉपिक्स जो पूछे गए हैं उनसे, और फिर हम जाएंगे बैक साइड। सो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है 2024 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर which touches the plane this at the point this and cuts orthogonally to the sphere x square plus y square plus z square minus 4x plus 6y plus 4 is equal to 0। अच्छा, कुछ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो 3D है उसमें स्फीयर की जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ux प्लस 2 vy प्लस 2 wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। और इस जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर में क्या होता है, अगर इस ये आपकी इक्वेशन इस टाइप की हो तो इसका सेंटर जो आपके पास होता है वो होता है -u -v -w। दैट मीन्स x के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव साइन, y के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव साइन एंड z के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव साइन। और इस जो जनरल स्फीयर है इसकी रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये होती है हमारी रेडियस। सो जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इसका यूज करेंगे। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हिच टचेस द प्लेन दिस, कि आपके पास एक कोई स्फीयर ये है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। एक तो ये क्या करती है कि ये जो प्लेन है ना हमारा, इसको जस्ट टच करता है। अज्यूम करो कि टच कर रहा है, ठीक है। और दूसरा, ये जो टच कर रहा है ना वो पॉइंट कौन सा है ये भी बता रखा है, एट पॉइंट 1 -2 1। इस पॉइंट पे टच कर रहा है किसे, इस प्लेन 3x प्लस 2y -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ इस स्फीयर का कहीं सेंटर होगा। और जो टच करता है ना वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये प्लेन एज ए टेंजेंट काम कर रहा है, ये रेडियस है, इसका सेंटर सी कह दो, ये पॉइंट पी कह दो। साथ में क्या कह रहा है, एक और स्फीयर है कोई, उसको ये स्फीयर क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। अब ऑर्थोगोनली कट करने की कंडीशन क्या होती है वो भी देखेंगे, बट उससे पहले मान लो कि अगर ये जो स्फीयर है रिक्वायर्ड स्फीयर, लेट सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर इज ए बी सी। अगर ये सेंटर है तो मुझे ये बताओ, जो सी पी इज परपेंडिकुलर टू ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन कौन सा, 3x प्लस 2y -z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सीपी तो परपेंडिकुलर है। और तो अगर सीपी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो क्या तुम मुझे सीपी के डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सीपी। इसका मतलब क्या हुआ, सीपी इज नॉर्मल टू द प्लेन ना, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ सीपी क्या होंगे, जो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, तो दैट इज 3 2 -1। अब आपके पास इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी है, वो कितने हैं, 3 2 -1। एक पॉइंट भी है, तो क्या तुम मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन सीपी बता सकते हो, इक्वेशन ऑफ सीपी वो क्या होगी, x -x1 दैट इज द पॉइंट 1 डिवाइडेड बाय l, तो वो क्या होता है डायरेक्शन रेशियो। y -y1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो दैट इज 2 एंड z -1। इक्वेशन ऑफ लाइन सीपी होगी, ठीक है। क्या तुम मुझे कोऑर्डिनेट बता सकते हो, दैट व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट,
सी के। सो जनरल कोऑर्डिनेट और लाइन सीपी क्या है? जनरल पॉइंट ऑन सीपी, ऑन सीपी। थ्री टी प्लस वन, टू टी, अगर ये इक्वल टू टी हो, माइनस टू एंड माइनस टी प्लस वन। ये हो गए ना जनरल पॉइंट। अब आगे क्या कह रहा है? एंड कट्स ऑर्थोगोनली द स्फीयर दिस। ये जो स्फीयर है ना, इसका तुम मुझे सेंटर बता सकते हो क्या? इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर क्या होगा? माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू से आएगा ना, तो माइनस यू मीन्स यहाँ फोर का हाफ टू, नेगेटिव साइन होगा तो प्लस टू हो जाएगा। सिक्स का हाफ थ्री विद नेगेटिव साइन माइनस थ्री, जेड कॉम्पोनेंट है ही नहीं तो जीरो। ये आ गया। और ऑर्थोगोनली कट करने की कंडीशन क्या होती है? अगर इसको सी कहें, इसको सी वन कहें, ये रेडियस आर वन कह दो, ये रेडियस आर टू कह दो। तो फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, फॉर ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है? टू सी सी वन का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। ये कंडीशन होती है कि दोनों जो रेडियस स्फीयर्स हैं उनकी रेडियस के स्क्वायर का सम इक्वल होगा दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो सी का कोऑर्डिनेट हमने जनरल निकाला कि ये मेरे पास आ रहा है थ्री टी प्लस वन, टू टी माइनस टू एंड माइनस टी प्लस वन। इधर से अगर हम देखें तो इस आर टू की रेडियस क्या है? रेडियस क्या होती है? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ना। तो आर टू यहां से क्या होगा? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, चार प्लस नो प्लस जीरो माइनस डी, सो माइनस चार एंड दिस इज इक्वल टू थ्री। ये थ्री आ गया। अब ये ऑर्थोगोनैलिटी वाली जो कंडीशन है उसमें पुट कर दो कि क्या बन रहा है। माइनस थ्री जीरो फोर। ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगाओगे तो आपके पास डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए ना। यहाँ से टू सी सी वन, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो क्या बनेगा? थ्री टी प्लस वन माइनस टू, तो माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टू प्लस थ्री, तो प्लस वन होल स्क्वायर, देन माइनस टी प्लस वन माइनस जीरो प्लस वन होल स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस आ गई इक्वल टू आर वन। आर वन कितनी डिस्टेंस है? ये भी तो इसकी रेडियस ही है, सीपी इज ए रेडियस, तो सीपी निकाल लो। रेडियस का स्क्वायर चाहिए तो ये बनती है थ्री टी माइनस वन का स्क्वायर, तो थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस माइनस प्लस टू टी का स्क्वायर माइनस टी प्लस वन माइनस वन होल स्क्वायर। ये आर वन स्क्वायर हो गया प्लस आर टू स्क्वायर इज नाइन। यही ना। अब इसको सोल्व करो जरा, क्या बनता है? सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी विल गेट? थ्री टी स्क्वायर इज नाइन टी स्क्वायर प्लस वन माइनस सिक्स टी, फोर टी स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन इज इक्वल टू नाइन टी स्क्वायर प्लस फोर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस नाइन।
यहाँ कितना बन रहा है, 9 और 5 14, 14t² -60 -2t -80, सो -40, 1 2 3 +3, और ये 2 टाइम्स है, इज इक्वल टू 9t²। तो ये ऐड ही कर लेते हैं, 14t² +9। सोल्व करो, इस साइड कितना होगा, 28t², और यहां से जाके क्या होगा, 14t² -80, है ना, -80, और ये +6 है, इधर -9 है, तो -6, 3 2 6 +3, 3 बचेगा। हम्म और अब इसको सोल्व कर लो। आई डू रिक्वायर स्पेस में थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा स्पेस के लिए एक बार तो रहने दो, कर ही लेते हैं। कैसे निकालोगे, टी की वैल्यू इज इक्वल टू 14 43, अच्छा -20 ही कर लेते हैं, 8 प्लस माइनस √, b² 64, माइनस माइनस +4ac, 4 × 12, 14 × 12 कितना होता है, 13 + 1, 13 -1, ऐसे कर सकते हैं ना, 169 -1 168, 168 + 64, 8 और 4 12, अच्छा ये कितना हो, 6 6 12 और 1 13, 232, 28। हमने कुछ गड़बड़ किया क्या, इतना बेकार टी तो नहीं आना चाहिए था कैलकुलेशन में। इज देयर एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, इसकी रेडियस u² + v², 4 + 3 9, √5 कैसे किया जाए? एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। So this is what we are getting, but this is, and I have checked for the calculation as well. So there is no calculative error. But if this is the value that we are getting, √232, yes, by 28, then it is very difficult to find for this value to find out this CP. So I do assume and I do believe that there is some mistake either in this term, that this sphere should have been something else, or with this point, or this point should have been something else। क्योंकि जब तक हमारे पास यहाँ t की अच्छे से वैल्यू नहीं आ जाती ना, तब तक हम ये सेंटर नहीं निकाल पाएंगे, और सेंटर नहीं निकाल पाएंगे तो हमारे पास रेडियस नहीं आएगी। पर करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा, क्या करना है कि पहले ये सेंटर का पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट निकलेगा कैसे, कि आपको सीपी की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास ये पॉइंट भी है, आपके पास इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी हैं। तो इससे हमने इक्वेशन निकाली सीपी की, और सीपी की इक्वेशन के बाद हमने जनरल पॉइंट देख लिया, कोई ना कोई जनरल पॉइंट होगा, वो कभी ना कभी सेंटर बनेगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। अब हम ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगाएंगे, जो क्या कहती है कि ऑर्थोगोनैलिटी, दो स्फीयर्स आपस में ऑर्थोगोनली कट करते हैं अगर उनके रेडियस के स्क्वायर का सम इक्वल होता है उनके सेंटर के स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर के 2 टाइम्स। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या होगा, C1, और इसका स्क्वायर उसके 2 टाइम। तो ये कंडीशन लगा देनी है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, टी की वैल्यू। जैसे ही आपके पास टी की वैल्यू आएगी, आपके पास सेंटर आ जाएगा, आपके पास इनको दोनों को निकाल के क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी। तो सेंटर भी है, रेडियस भी है, और उससे क्या आ जाएगा, स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी। तो तरीका आना जरूरी था,
कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे नहीं लग रहा कि हमने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है, बट एक बार फिर से आप चेक कर लें। अगर कोई कैलकुलेशन टी की वैल्यू आप इंटीग्रल निकाल पा रहे हैं, देन आप इसकी इक्वेशन निकाल लीजिएगा। ओके, हो सकता है कि यूपीएससी के साइड से या फिर जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है वहां से कोई प्रिंट हो गई हो, मिस प्रिंट हो जाता है। और अगर ऐसा एग्जाम में होगा तो आपको इसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल दिस। एक सर्कल दे रखा है। अच्छा, जैसे हमने ये देखा कि 3D में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, दो प्लेन्स की कंबाइंड इक्वेशन। और 3D में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर जो होता है ना, वो सर्कल बनता है। अज्यूम करके देखिए, आपके पास एक बॉल है, क्रिकेट बॉल ही मान लो, सबने देखी होती है। अगर हम उसको ऊपर से कट करते हैं, बीच में से किसी पॉइंट से, ना कि सिर्फ उस कोने से, तो अगर आप उसको कट कर देते हो तो हमारे पास एक पोर्शन मिलेगा। दोनों साइड जो कटी हुई बॉल होगी वो क्या होगा, सर्कल बनता है। तो जब किसी स्फीयर को आप किसी प्लेन से कट करते हैं, जैसे ब्लेड से कट कर रहे हो, तो ब्लेड क्या है, एज ए प्लेन काम कर रही, क्योंकि वो 2D में है। तो ब्लेड प्लेन का काम करेगी, और जो स्फीयर है वो आपका, जो क्रिकेट बॉल है वो आपके स्फीयर का काम करेगी। अगर आप उन पोर्शंस को कट करते हो तो आपके पास क्या मिलता है, सर्कल। तो जब भी आपको एक सर्कल, एक स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन इकट्ठी दिखे, तो वो क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। तो इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर दैट पासेस थ्रू द सर्कल। अब ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन जो है ना, ये स्फीयर है और ये प्लेन है, इन दोनों को ज्वाइंट इक्वेशन क्या बन रही है, एक सर्कल बन रही है। इन द फॉलोइंग टू केसेस, तो हमें क्या है, एक और स्फीयर निकालना है जो इस सर्कल से तो पास करता ही करता है। दूसरा, ये पॉइंट जो है, पहली कंडीशन क्या कह रही है, 10 - 3 लाई ऑन द स्फीयर। तो जब आपको इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर थ्रू सर्कल निकालनी हो ना, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू गिवन सर्कल क्या होती है, स्फीयर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दैट प्लेन इज, तो ये क्या हो जाएगी, x² प्लस y² प्लस z² -4x -6y प्लस 2z -16 प्लस लैम्डा टाइम्स 3x प्लस y प्लस 3z -4 इज इक्वल टू 0। ये होती है एक स्फीयर की इक्वेशन जो किसी सर्कल से पास कर रही है। और सर्कल कौन सा है, ये वाला। तो जब इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन चाहिए, वो होती है हमारी लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन, ऐड कर दो जो गिवन स्फीयर है उसमें। अब ये 1 कह दो, इसे 1 नहीं कहते हैं, हाँ ठीक है, इसी को कह लो एक बार। ये पार्ट 1 बाद में करेंगे, पहले मैं एक्स के कोएफिशिएंट्स कर ही लेती हूँ इकट्ठे। x² प्लस y² प्लस z²। एक्स के कोएफिशिएंट्स इकट्ठा करो तो हमारे पास क्या आएगा, 3 लैम्डा -4 x प्लस लैम्डा -6 y प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 z and -4 lambda -16 is equal to 0। दिस इज 1, है ना। अब पार्ट 1 देखते हैं। ये 1 क्या कहता है कि स्फीयर जो है 1 0 -3 से पास करता है। नाउ सिंस 1 passes through 1 0 -3, therefore क्या होगा, 1 0 -3 would satisfy equation 1। therefore अब ये इसमें पुट करो तो हमारे पास आएगा 1, y की जगह 0, z की जगह 3, तो 9 हो गया, प्लस 3 लैम्डा -4 इंटू 1, y 0 हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं है, इधर -3 टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 2, देन -4 लैम्डा -16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 10, कांस्टेंट क्या है, 10 -4 कितना हो गया, +6, यहाँ से -6, 0 हो गया, -16 बचता है। लैम्डा कहाँ है, 3 लैम्डा -9 लैम्डा -4 लैम्डा, 9 और 4 13 है, यही बन रहा है क्या, ऐसी ऐसी कंडीशंस क्यों आ रही है आज मेरे आगे। 10 प्लस 3 लैम्डा -4 -9 लैम्डा -6 -4 लैम्डा -16
हम्म, अब 10 और 6 4 10, ये तो कैंसिल हो गई, -16 ही बच गया। 9 और 4 13, +3 लैम्डा नहीं, ये या तो -3 लैम्डा हो जाए या ये वाला, पर अब तो है वो है। ठीक है, कोई नहीं। ये हमारे पास आ रहा है -9 और 4 13, सो -10 लैम्डा, -16 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -16/10, और हम कह सकते हैं कितना बचा, 2 8 16, 2 5 10, -8/5। सो ये -8/5 इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो और आपके आसपास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये होता है x² + y² + z², गिवन स्फीयर है, +3 लैम्डा, दैट इज 8 3 24, और -4, ये होगा, यहाँ अलग से कैलकुलेट करके लिख लेती हूँ मैं, -24/5 -4, 20 44, 44/5x। ये यहाँ से कितना बनेगा, -8/5 -6, 6 5 30, सो -38/5y। देन ये है 3 इंटू -8/5, तो -24/5 +2, तो 5 10, -14/5 जेड, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, 8 चौके 32/5 -16, तो 16 5 80, और ये कितना बचता है, 48 आई थिंक, है ना, 8 2 10, ठीक, और वो भी नेगेटिव साइन, इक्वल टू 0। 5 एलसीएम ले लो सब जगह से, तो जैसे ही 5 एलसीएम लेते हो ये यहाँ आ जाएगा, 5x² 5y² 5z² इक्वल टू 0, और ये क्या आ गया, हमारे फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि द गिवन स्फीयर, इस स्फीयर की बात हो रही है, द गिवन सर्कल इज ए ग्रेट सर्कल ऑफ द स्फीयर। ग्रेट सर्कल कब होता है भाई, अगर स्फीयर, इस स्फीयर का सेंटर जो है उसी प्लेन पे लाई करे। क्या मतलब, जो क्रिकेट की बॉल हम बात कर रहे थे उसको ब्लेड से कट करना है, तो जब वो क्रिकेट की बॉल ब्लेड से बीचों बीच कट होगी, ब्लेड जो है उसके सेंटर से पास करेगी, तो हमें क्या मिलता है, ग्रेटेस्ट सर्कल मिलता है। उससे ऊपर नीचे पास करेंगे तो हमारे पास जो सर्कल मिलेगा वो छोटा होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल। इसका मतलब जो तुम्हें स्फीयर मिल रहा है, सर्कल मिल रहा है, उस स्फीयर का क्या होगा, सेंटर प्लेन पे लाई कर रहा होगा, है ना। तो इसका सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ वन, सेंटर ऑफ वन क्या होता है, -half of the coefficients of x, so 3 लैम्डा, 3 लैम्डा -4/2, देन माइनस के साथ ये आएगा लैम्डा -6/2, और ये क्या होगा, -3 लैम्डा +2/2, ये आ गया हमारा स्फीयर, स्फीयर का सेंटर। एंड फॉर ग्रेट सर्कल, फॉर ग्रेट सर्कल, फॉर ग्रेट सर्कल सेंटर ऑफ स्फीयर लाइज ऑन प्लेन। सो अगर ये प्लेन पे लाई करता है तो ये सेंटर उसको सेटिस्फाई करेगा, ये क्या बनेगा, 3x मीन्स -9 लैम्डा, माइनस माइनस +4, 9 3 चौके 12, क्या कर रहे हैं, 12/2, प्लस y, तो यही हो जाएगा -लैम्डा प्लस -λ +6 डिवाइडेड बाई 2, यही 2 ही रहेगा, और 3 टाइम्स करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में 2 ही है, वही 2 एलसीएम ही मान लो मैं जो ले रही हूँ,
तो ये क्या बनेगा, -9 लैम्डा -3 2 6 -4 इज इक्वल टू 0। यहीं तक एलसीएम लिया है। ये क्या होगा, 9 और 9 18 है, और 1 19, -19 लैम्डा 12 +6 और -8 इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इज -19 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2/19। ये वैल्यूज पुट करो एंड आपको क्या मिल जाएगा, जो स्फीयर है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। वैल्यूज 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारी दोनों तरीके से क्या होगी, स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी, जो जो हमें चाहिए था। आई डोंट नो स्फीयर में सारे ही ऐसे क्यों आए हैं आंसर, जैसे खुद ही क्रॉस कर दे कि ऐसे आंसर थोड़ी आते हैं, है ना। -4 +3 लैम्डा ये भी ठीक था, -6 लैम्डा ये भी ठीक था, ठीक किए थे हमने, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A variable plane passes through a fixed point A, B, C and meets the axis at point A, B, C respectively। कोई प्लेन है आपके पास जो किसी A, B, C पॉइंट से तो पास करता है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ मिलता है, A, B, C पे। ये मान लो से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये प्लेन है। सो मान लो एक्स एक्सिस पे अल्फा कट करता है तो ये पॉइंट अल्फा 0 0, वाई पे बीटा करता है तो 0 बीटा 0, एंड जेड पे गामा करता है तो 0 0 गामा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी इज व्हाट, ये क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, x/अल्फा y/बीटा प्लस z/गामा इज इक्वल टू 1। And this plane they are saying passes through fixed point. Also one passes through कहाँ से, ए बी सी। अगर ए बी से पास कर रहा है तो ए बी सी इसको पास सेटिस्फाई भी करेगा, देयरफॉर क्या होगा, a/अल्फा प्लस b/बीटा प्लस c/गामा इज इक्वल टू 1। साथ में क्या कह रहा, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ओ ए बी सी, ओ बीइंग द ओरिजिन। 4 पॉइंट से एक स्फीयर पास होने वाले की सेंटर का लोकस निकालना है भाई। देखते हैं कैसे। 4 पॉइंट्स कौन से हैं, ओ ए बी सी। ओ क्या है, 0 0 0। ए क्या है, अल्फा 0 0। बी क्या है, 0 0 0 बीटा 0। एंड सी क्या है, 0 0 गामा। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d इज इक्वल टू 0। ये कोई भी स्फीयर होगा उसकी जनरल इक्वेशन ये होती है। अब इन्होंने कहा है कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है ना आपकी, ये इन 4 पॉइंट से पास कर रही है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये 0 0 से पास कर रही है तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा ना। 0 0 अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये भी 0, ये भी 0, सारी टर्म्स 0। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 0। सिर्फ कॉन्स्टेंट नॉन जीरो बचता है तो d 0 आ गया हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें u v w d की वैल्यू चाहिए। अब ये इक्वेशन जो है ये पास करती है अल्फा 0 0 से भी। व्हाट डज दैट मीन्स, ये बनता है अल्फा² + 2u अल्फा, d तो 0 ही है, दिस इज इक्वल टू 0। और यहां से u की वैल्यू बताओ क्या बनती है, -(अल्फा/2) ना, है ना। और ऑल्सो दिस पासेस थ्रू 0 बीटा 0
अगर ये 0 बीटा 0 से पास कर रही है तो v की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं। ये होगा बीटा स्क्वायर प्लस 2v बीटा इज इक्वल टू 0, और यहां से v इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ बीटा बाई 2। देन ये 0 0 गामा से भी पास कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर प्लस 2w गामा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज गाम w इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा बाई। आपके पास u v w आ गए, तो क्या तुम मुझे इस सेंटर ऑफ स्फीयर 2 बता सकते हो? ऑफ स्फीयर 2 क्या होता है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो ये क्या, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होता है। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 एंड गामा बाई 2 क्या आ गया, हमारा सेंटर आ गया इस स्फीयर का। और हमें क्या निकालना है, लोकस ऑफ द स्फीयर ना। सो फॉर लोकस ऑफ द स्फीयर, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर, फॉर लोकस क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, जिसका भी लोकस निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं, इक्वल टू एक्स वाई जेड, जनरल पॉइंट की इक्वल मान लो। तो दिस इज एक्स वाई जेड। व्हाट डज दैट मीन्स, यहाँ से अल्फा वाई अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल लो। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 2x, बीटा इज इक्वल टू 2y एंड गामा इज इक्वल टू 2z। लोकस का मतलब होता है जनरल पॉइंट, जहां जहां घूमेगा उसको ट्रेस करके आपको एक पाथ निकालना है। सो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आ गई, ये हम पुट कहाँ करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन स्टार ना। सो सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा बीटा गामा इन स्टार, हमें क्या मिलेगा, a बाई 2x प्लस b बाई 2y प्लस c बाई 2z इज इक्वल टू 1। और आप क्या कह सकते हो, a बाई x प्लस b बाई y प्लस c बाई z इज इक्वल टू 2। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड दैट्स इट। इसके बाद बाकी के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।